हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे इंडियन एयरफोर्स ने जब हवा में मार गिराया चीन का जासूसी गुब्बारा राफेल का किया इस्तेमाल। इतने 1000 फीट ऊंचाई पर दिखी भारत एयरफोर्स की ताकत। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने को लेकर, वो भी भारतीय सेना द्वारा। वहीं बताएंगे चेन्नई में वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए उमड़ी लाखों की भीड़, हो गया बहुत बड़ा हादसा। 200 से भी ज्यादा लोगों को अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्यों हुआ ऐसा, वही बताएंगे। इजराइल और ईरान में तनातनी के बीच ओमान की खाड़ी में क्या करने पहुंचे हैं भारतीय नौसेना के जहाज। साथ ही साथ भारत को लेकर बदल गए हैं कनाडा के सुर। खालिस्तान पर कह दी ऐसी बात। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय एयरफोर्स को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हवा में मार गिराया चीन का जासूसी गुब्बारा राफेल का किया इस्तेमाल। 5500 फीट ऊंचाई पर दिखी भारतीय वायुसेना की ताकत। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर 55,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे लक्ष्यों को मार गिराने की अपनी क्षमता साबित की है। इसको लेकर रक्षा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी वायु कमान की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में एक जासूसी गुब्बारे प्रकार के लक्ष्य को मार गिराने के लिए राफेल लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया था। इससे पहले अमेरिका की वायुसेना ने भी ऐसा ही एक मिशन शुरू किया था, जिसके तहत चीन जासूसी गुब्बारे को टारगेट किया गया। ये गुब्बारा आम गुब्बारे से आकार में छोटा था। जी हाँ, भारतीय वायुसेना बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे से निपटने के मुद्दे पर पिछले साल अमेरिकी वायुसेना के साथ की थी। दरअसल इससे पहले अमेरिकी सरकार ने समुद्र के ऊपर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के लिए 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के मुताबिक हाल ही में टारगेट किया गया चीनी स्पाई बेलूल कुछ पेलोड के साथ हवा में छोड़ा गया, जिसे 55,000 फीट की ऊंचाई पर एक इन्वेंट्री मिसाइल का उपयोग करके मार गिराया गया। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बाद भारतीय वायुसेना का अमेरिका भी कायल हो गया है। यह गुब्बारा भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में देखा गया था। दरअसल गुब्बारों का उपयोग एक बड़े क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ देश इसका गलत इस्तेमाल करके दूसरे देशों की जासूसी करते हैं। ऐसे में वायुसेना सतर्क रहती है। इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, चेन्नई में वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए उमड़ी थी लाखों की भीड़। 3 की मौत, 200 से अधिक बेहोश। बता दें, लाखों की भीड़, भयानक गर्मी और सिस्टम की लापरवाही से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की 92वीं यानी कि 92nd वर्षगांठ के मौके पर चेन्नई में एक एयर शो का आयोजन किया गया था। इस दौरान गर्मी और डिहाइड्रेशन के चलते 3 लोगों की मौत हो गई और 230 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी नेता अन्ना मलाई ने इसको लेकर डीएमके सरकार पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि यातायात अधिकारियों के खराब कोऑर्डिनेशन के कारण चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। उधर मरीना बीच जहां एयर शो हुआ, वहां एकत्रित भारी भीड़ को कार्यक्रम के बाद तितर बितर होने में काफी संघर्ष करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स की 92nd वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए आयोजित विशालकाय एयर शो के बाद खराब कोऑर्डिनेशन के कारण लाखों लोग वहां फंस गए। ट्रैफिक पुलिस और अन्य अधिकारियों के खराब कोऑर्डिनेशन के कारण एयर शो के बाद शहर के कई हिस्सों में भयानक जाम लग गया और लाखों लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए और कहीं भी जाने में असमर्थ दिखाई दिए। बता दें कि सुबह 8 बजे से ही बहुत तगड़ा वाला जाम लग गया था। इस दौरान कई लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए और कुछ को सांस लेने के लिए सड़क के किनारे बैठना पड़ गया। गर्मी से बिलख रहे लोगों को समुद्र तट के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने पीने का पानी उपलब्ध करवाया। इवेंट से लौटती भीड़ के कारण मेट्रो स्टेशनों पर भी काफी भीड़ थी। इस घटना के बाद बद इंतजामी के लिए अधिकारियों के खिलाफ कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से किसकी थी इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, कौन लेगा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, इजराइल और ईरान में तनातनी के बीच ओमान की खाड़ी में क्या करने पहुंचे हैं भारतीय नौसेना के जहाज। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों, भारतीय नौसेना के 2 समुद्री जहाज तीर और शार्दुल तथा भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड का जहाज वीरा ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच चुका है। लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर यह जहाज मस्कट पहुंचे हैं। नौसेना के मुताबिक ये भारत एवं ओमान के बीच मौजूदा समुद्री और रक्षा संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। भारतीय सैन्य समुद्री जहाजों की ओमान की ये यात्रा 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों की मौजूदगी ऐसे समय में हुई है जब पड़ोसी ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चरम पर है। जी हां, ओमान पहुंचने वाले ये जहाज नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS का हिस्सा है। वहीं नौसेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख भी रविवार को ओमान पहुंच गए। अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना ओमान की रॉयल नेवी के साथ समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेगी। साथ ही आपको बता दें, भारत की अखंडता का है सम्मान। जी हां, कनाडा ने सुर तो बदले पर खालिस्तान
पाकिस्तान पर ये क्या कह दिया बता दें। ऐसा देखा जा रहा है कि कनाडा अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहा है। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों का नाम लेने वाली जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। कनाडा के विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन का कहना है कि वे भारत की अखंडता का सम्मान करते हैं और इसे मानते भी हैं। उन्होंने कनाडा में प्रो खालिस्तानियों के बोलबाला और उपद्रव मचाने वाली घटनाओं को लेकर कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वे संरक्षित हैं। जी हां, कनाडा ने कहा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख निरपेक्ष है। पिछले साल राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी सामने आई थी। दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांस अमेरिका से सैकड़ों गुना ज्यादा है। जी हां, जाकिर नाइक का ऐसा ज्ञान दोस्तों आप भी सुनकर मुस्कुरा जरूर देंगे। बताते विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दौरान उसने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर उसकी खिल्ली उड़ती दिखाई दे रही है। उड़े भी क्यों ना, बात ही ऐसी कही है। जाकिर नाइक ने कहा है कि पाकिस्तान में रहकर जन्नत जाने के चांसेस अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। जाकिर नाइक शहबाज सरकार के निमंत्रण पर इस्लामी तकरीर करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। भारत में वांटेड भगोड़े जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान ने रेड कारपेट बिछाया हुआ है। उसने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक से भी मुलाकात की थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब जाकिर नाइक के दौरे को लेकर विवाद हुआ हो। 2 दिन पहले ही जाकिर नाइक पाकिस्तान के एक अनाथालय के दौरे पर गए थे। इस दौरान अनाथालय के संचालक ने जाकिर नाइक को स्मृति चिन्ह देने के लिए मंच पर यतीम लड़कियों को बुलाया, जिस पर जाकिर नाइक भड़क गया और मंच छोड़कर चला गया था। एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इम्तियाज महमूद ने दावा किया कि अनाथालय के अधिकारियों ने लड़कियों को यानी बेटियों के रूप में पेश किया था। जाकिर नाइक ने कथित तौर पर उन्हें गैर महराम बताते हुए कह दिया कि आप उन्हें छू नहीं सकते या उन्हें अपनी बेटियां नहीं कह सकते, ये इस्लाम में हराम है। जी हाँ, अब आप ही बताइए दोस्तों, जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं है, जो अनाथालय में रहते हैं, जिनका कोई गार्जियन नहीं है, उन बच्चों की मदद करने के बजाय जाकिर नाइक ने उनको हराम बता दिया और उनको कम उम्र में ही शादी करने वाली लड़कियां बता दिया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हर किसी का खून जरूर खौलेगा जो वाकई में मानवता को मानता होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें, जयशंकर जी की पाकिस्तान यात्रा से खुश पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद, कहा ये एक सकारात्मक कदम है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के इस्लामाबाद दौरे को सकारात्मक कदम करार देते हुए कहा कि इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। भारत ने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई जयशंकर द्वारा किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की। जयशंकर जी ने हालांकि पाकिस्तान के अपने दौरे के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाओं से इनकार कर दिया। तो वहीं आपको बता दें, पेशावर में आतंकी मुठभेड़ में 6 सैनिक मारे गए। जी हाँ, तो उधर बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देंगे। बता दें, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के एक उच्च अधिकारी सहित 6 सैनिक मारे गए हैं। सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। अफगानिस्तान सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले के स्पीन वाम क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 6 ख्वारिज भी मारे गए हैं। भीषण गोलीबारी में अभियान का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल 43 वर्षीय मोहम्मद अली शौकत व 5 अन्य सैनिक मारे गए। हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। वहीं बांग्लादेश की बात करें, जहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने शनिवार को हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा से पहले सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने पहुंचे जमान ने सभी हिंदुओं को शुभकामनाएं दी। जमान ने मेट्रोपॉलिटन पूजा समिति व बांग्लादेश पूजा समारोह परिषद के अध्यक्ष सहित प्रमुख हितधारकों संग चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के निर्देशों के अनुसार पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए देश भर के जिलों में सेना तैनात की गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बार फिर से बांग्लादेश लगा है सुलगने। दक्षिण पूर्वी पहाड़ी जिलों में पर्यटन पर लगा दी गई है रोक। जी हाँ, बांग्लादेश ने रविवार को स्थानीय जातीय अल्पसंख्यकों और बंगाली प्रवासियों के बीच सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर 3 दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी जिलों में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। इन वारदातों में 5 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। भारत और म्यांमार की सीमा से सटे 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों या प्रशासनिक प्रमुखों ने अलग अलग लेकिन एक तरह के बयानों में पर्यटकों से कहा है कि वे 8 से 31 अक्टूबर तक चटगांव हिल ट्रैक्स नाम के इलाके में ना जाएं। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने की मुइजू से मुलाकात, अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान भारत मालदीव के साथ संबंधों की मजबूती के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और इस अहम बैठक के बाद जयशंकर जी ने भारत मालदीव संबंधों को मजबूत करने के लिए मुइजू की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने ये
विश्वास भी जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुइज़ू की बातचीत से उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी। जी हां, मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद के साथ राष्ट्रपति मुइज़ू भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रविवार को भारत पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री किरीटी वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक निमंत्रण पर मुइज़ू की 6 से 10 अक्टूबर तक भारत यात्रा हुई है। मुइज़ू के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मालदीव के राष्ट्रपति के नई दिल्ली आगमन की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। वहीं बता दें कि मालदीव के मुइज़ू को हो गया है भारत की ताकत का एहसास। ऐसे ही नहीं, चीन को छोड़कर आए हैं दिल्ली की शरण में। जी हां, मुइज़ू को पता है कि अगर उन्हें भारत से वित्तीय सहायता नहीं मिली तो पर्यटकों का स्वर्ग कहे जाने वाला मालदीव को आर्थिक तबाही की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मालदीव के जानकार और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर अजीम जहीर ने बीबीसी से बताया है कि यह यात्रा इस बात का एहसास कराती है कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है, जिसे कोई भी दूसरा देश आसानी से पूरा नहीं कर पाएगा। जी हां, साथ ही आपको बता दें, मिल गए गायब हुए पाकिस्तानी सूबे के मुख्यमंत्री अचानक खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में हुए प्रकट। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से लापता होने के बाद अचानक प्रांतीय विधानसभा में नजर आए। पहले ऐसा शक जताया जा रहा था कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने और फौज ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि वो किसी संघीय एजेंसी की हिरासत में नहीं है। ऐसे में अली अमीन गंडापुर के अचानक लापता होने का रहस्य रविवार को और अधिक गहरा गया था। गंडापुर शनिवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद स्थित अपने आधिकारिक आवास से लापता हो गए थे। बता दें, गंडापुर के विधानसभा हॉल में प्रवेश करते ही नारों और तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में फिर से प्रकट होने के कुछ समय बाद गंडापुर ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए पीटीआई समर्थकों को धन्यवाद देते हुए एक उग्र भाषण दिया। अपने गायब होने की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन करते हुए गंडापुर ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद की पुलिस महानिरीक्षक ने रेंजर्स के साथ मिलकर केपी हाउस पर छापा मारा, उसके गेट सील कर दिए गए और कर्मचारियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि इनकलाब के नारों से गूंजता दिखाई दे रहा है जिन्ना लैंड। इमरान खान समर्थकों की यलगार से कांपी शहबाज मुनीर की जोड़ी। दोस्तों वहीं बता दें, भारतीय डॉक्टरों के बिना अमेरिका का स्वास्थ्य सेवा संकट में, ग्रीन कार्ड में तेजी है जरूरी। बता दें किसने ये बात कही। दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों के एक प्रमुख संगठन के अध्यक्ष ने आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाने वाले अमेरिकी प्रशासन से आव्रजन एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधारों को प्राथमिकता देने और भारत के चिकित्सा पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ अमेरिकन ओरिजिन यानी आपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कथुला ने विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारतीय चिकित्सकों के बिना अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। सभी लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, आव्रजन और वीजा चिकित्सा में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, विविधता और भेदभाव का विरोध, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अगले व्हाइट हाउस प्रशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि उनका कहना है दोस्तों, अमेरिका में बिना भारतीय डॉक्टरों के अमेरिकी स्वास्थ्य सिस्टम खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चेतावनी के बाद मैक्रोन ने दिया जवाब, कहा हथियार प्रतिबंध से पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजरायल और पश्चिमी देश फ्रांस के बीच मतभेद सामने आए हैं। इजरायल को हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जवाब दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो हथियार प्रतिबंध से पीछे नहीं हटेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर फ्रांस की ओर से कहा गया कि दोनों देशों के बीच मतभेद हुए थे, लेकिन फ्रांस के नेता हथियारों प्रतिबंध से पीछे न हटने की बात कही। जी हाँ, द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दोनों नेताओं ने पूरी ईमानदारी और फ्रांस और इजराइल के बीच दोस्ती के प्रति सम्मान के साथ बात की। मैक्रोन ने इजराइल की सुरक्षा के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में भाग लिया था। साथ ही आपको बता दें, भारत पाकिस्तान में अब चावल को लेकर छिड़ गई जंग, कहीं और कंगाल न हो जाए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा समय में चावल निर्यात को लेकर जबरदस्त होड़ चल रही है। भारत दुनिया का जहां सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, वहीं पाकिस्तान चावल निर्यात के मामले में चौथे स्थान पर है। पूरी दुनिया में भारत अकेले 40% चावल निर्यात करता है। अब दोनों देश दुनिया के चावल बाजार पर कब्जा करने के लिए कई तरह की छूट दे रहे हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने ऐसा फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया खुश है। दोनों देशों ने एक बार फिर चावल निर्यात शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब दोनों देशों ने चावल निर्यात के लिए मूल्य सीमा को भी समाप्त कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चावल की विभिन्न प्रजातियों के दाम घट गए हैं। फिलहाल अभी भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया है। भारत ने एक साल
साल पहले विदेशों में चावल बिक्री को लेकर रोक लगा दी थी, लेकिन साल 2024 में अधिक उपज के बाद घरेलू जरूरत के लिए देश के गोदाम फुल हो गए हैं। जी हां, पाकिस्तान ने साल 2023 में बासमती चावल के लिए $1300 प्रति मीट्रिक टन और गैर बासमती चावल के लिए $550 मूल्य निर्धारित किया था। वहीं भारत ने बासमती चावल का मूल्य $950 प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया था। अब दोनों देशों ने मूल्य सीमा यानी MEP को वापस ले लिया है। भारत और पाकिस्तान ऐसे देश है जो बासमती चावल का उत्पादन करते हैं। ये चावल अपने अनूठे स्वाद और सुगंध के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहीं आपको बता दें, ईरान इजराइल में युद्ध की आशंका से चिंता में कश्मीरी कहा कि अपनों की सुरक्षा के लिए रोज कर रहे हैं प्रार्थनाएं। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ता तनाव पश्चिम एशिया में नई जंग की दस्तक दे रहा है। ईरान बीते 1 अक्टूबर को इजरायली धरती को दहला चुका है और इजराइल ईरान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि सेना हमले के लिए तैयार है और टारगेट भी तय किए जा चुके हैं। जल्द ही ईरान पर हमला हो सकता है। इस बीच ईरान में पड़ रहे सैकड़ों कश्मीरियों के परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा बढ़ने के बाद हो रहे घटनाक्रम बेहद परेशान करने वाले हैं। ईरान में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों कश्मीरी युवकों के परिवार के सदस्य अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और चिंतित हो भी क्यों ना, हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करता है। वहीं बता दें, मुकर गई इमरान खान की पार्टी PTI। कहा, जयशंकर जी को पाकिस्तान सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता दिया नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के एक नेता द्वारा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने से दूरी बना ली है और कहा है कि उसके राजनीतिक संघर्ष में किसी भी अन्य देश की कोई भूमिका नहीं है। PTI अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने शनिवार को कहा कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शासित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार मोहम्मद अली सैफ की टिप्पणी का गलत संदर्भ निकाला गया। साथ ही आपको बता दें, जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र को बताया पुरानी कंपनी, कहा उसका बाजार के साथ कोई तालमेल ही नहीं। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र संघ पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक पुरानी कंपनी की तरह है जो बाजार के साथ अपना तालमेल बिठा नहीं पा रही बल्कि जगह घेर रही है। अगर उसमें जल्दी ही सुधार नहीं किया जाता तो वो अपना महत्व खो देगी। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में हालिया वैश्विक घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस समय दुनिया में 2 बहुत ही गंभीर संघर्ष चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि कोई भी लड़ाई ज्यादा ना फैले, लेकिन इन घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र कहीं भी नजर नहीं आता। वो केवल एक दर्शक की तरह कभी कभी कमेंट्री करता हुआ नजर आता है। जयशंकर जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ खुद को बदल नहीं रहा है। ये एक पुरानी कंपनी की तरह हो गया है जिसका बाजार के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे में जयशंकर जी वैसे बहुत कम बयान देते हैं दोस्तों, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं ऐसी बात कह जाते हैं जो पत्थर की लकीर बन जाती है, या यूं कहें कि हर कोई उनकी बात को सुनने के लिए, उनके बयान को सुनने के लिए लालान्वित रहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, कैलिफोर्निया में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। पोलो मैच में US मिलिट्री को 13-10 से हराया। जी हाँ, कैलिफोर्निया के लेक साइड पोलो क्लब में 5 अक्टूबर 2024 को भारतीय सेना बनाम US मिलिट्री के बीच एरेना पोलो टेस्ट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में भारतीय सेना की टीम ने 13-10 से जीत हासिल की। इस मैच ने 2019 के बाद से भारतीय सेना के पहले अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को चिन्हित किया। भारतीय सेना की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की। वहीं अमेरिकी सेना के खिलाड़ियों और USP अधिकारियों ने भारतीय सेना की टीम को जीत के लिए बधाई भी दी। जी हाँ, आप भी बधाई दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आए एलोन मस्क पेंसिल्वेनिया की रैली में साझे मंच से कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों, अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलोन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के साथ एक रैली भी साझा की। ये वही स्थान था जहां जुलाई में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मंच पर ट्रंप और एलोन मस्क गर्मजोशी से मिले। एलोन मस्क ने अमेरिका के लोगों से ट्रंप को वोट करने के लिए अपील की। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपना कट्टर समर्थन प्रदर्शित किया। उन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप के साथ मंच साझा करने के दौरान घोषणा की कि उनके लिए ट्रंप वोट करने से ज्यादा कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रंप को उत्साहपूर्व समर्थन दे रहे दिग्गज अमेरिकी अरबपति मस्क ने पेंसिल्वेनिया के बैटलर में डोनाल्ड ट्रंप के मंच पर उनके पीछे ही खड़े रहे और रैली की। वो काले रंग की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टी-शर्ट पहने हुए थे। शनिवार को मस्क के मंच पर आते ही ट्रंप समर्थकों की उत्साही भीड़ और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। मस्क ने रैली को संबोधित करने से पहले ट्रंप से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उन्हें बताया कि ट्रंप के लिए वोट करने से कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको, अमेरिका की हवा का रुख किसकी तरफ होने वाला है इस नवंबर 5 तारीख के बाद? कौन होगा अगला राष्ट्रपति अमेरिका का? देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है। वहीं आपको बता दें, भारत की मदद से मॉरिशस को मिले अपने आइलैंड। PM जुगनौथ ने मोदी जी को दिया धन्यवाद। चागोस पर 50 साल से था ब्रिटेन का कब्जा। जी हाँ, ब्रिटेन से चागोस द्वीप हासिल करने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने भारत
भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी साथी देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया है। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मतगणना की तैयारी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के तहत मतदान संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजरें आगामी मतगणना पर टिकी हुई है। 8 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा, यानी कल ये तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जनादेश किसके साथ है। तो वहीं मतगणना को लेकर डोडा जिले में भी तैयारियां तेज कर दी गई है। मतगणना से पहले की तैयारियों को लेकर डोडा के जिला चुनाव अधिकारी हरविंदर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग सहयोग करें, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के नतीजे घोषित किए जा सके। डोडा के जिला चुनाव अधिकारी हरविंदर सिंह ने कहा कि काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ईसीआई के आदेशानुसार अतिरिक्त एआरओ की भी तैनाती की गई है। सभी मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनके काउंटिंग से लेकर रिजल्ट चढ़ाने तक के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा स्पेशल सेल भी बन रही है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग करवाई गई, उसी तरह से 8 तारीख को जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से होगा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। जी हाँ, वही बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी बना पाएगी अपनी सरकार, क्योंकि एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में नया सीट एक भी मिलता नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है वो तो आने वाला है, कल का समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आज आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी बना पाएगी सरकार? तो वही बता दें, केजरीवाल ने कर दिया बहुत बड़ा दावा, कह दिया दिल्ली को दिलाएंगे एलजी से मुक्ति। आखिर केजरी के इस दावे में कितना है दम, कैसे खत्म हो सकता है उपराज्यपाल का पद, आपको बता दें क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जनता की अदालत कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया। केजरीवाल ने अपनी स्पीच में कहा कि आज दिल्ली में जनतंत्र की जगह एलजी यानी उपराज्यपाल का राज आ गया है। एलजी दिल्ली की जनता के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। आज मैं कसम खा रहा हूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और दिल्ली को एलजी से मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों, नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने के साथ दिल्ली देश की राजधानी भी है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो देश की राजधानी में केंद्र और राज्य सरकार में टकराव की स्थिति होने पर हालात बेहद खराब हो सकते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसे 1992 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसके तहत कई प्रावधान है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या केजरीवाल चाहकर भी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? दोस्तों, क्या यह संभव हो पाएगा? आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, तिरुपति मंदिर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। भक्त ने प्रसाद में कीड़ा मिलने का कर दिया है दावा, टीडी ने कर दिया इससे साफ इनकार। दोस्तों, क्या आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद में कीड़े पाए गए? रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बीते बुधवार दोपहर 1:30 बजे का है, जब मंदिर में दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था। एक भक्त ने दावा किया कि उससे अपने ही दही चावल में कन खजूरा मिला। हालांकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीडीडी ने भक्त के इस दावे को खारिज कर दिया है। मंदिर के दर्शन के लिए वारंगल से तिरुपति आने वाले चंदू ने ये बात कही है। दोस्तों, वैसे ये थे की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी इस बताते हुए साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।